लेकिन रोहन पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो तो उसे पेशेंटली किस किए जा रहा था। थोड़ी देर बाद वहां चारों तरफ शान ने व्यंग भरी हंसी हंसते हुए कहा, तुम ना रोहन कपूर हो, जिसके लिए अपनी ईगो से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि उस लड़की ने सबके सामने तुम्हारी ईगो को हर्ट किया, इसीलिए तुमने उसे पनिश करते हुए इस तरह से उसे हर्ट किया। ये तो बिल्कुल साफ है, तो इसमें लगने या ना लगने की कोई बात ही नहीं है। रोहन ने उसे देखते हुए कहा, मैं उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। मैं तो बस चाहता था कि उसे एहसास हो कि उसने मुझे थप्पड़ मारकर कितनी बड़ी गलती की है। मैं चाहता था कि वो डरकर मुझसे माफी मांगे, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसने जब मुझे राक्षस बोला और ये कहा कि मेरी फैमिली को मेरे होने पर शर्मिंदगी होती होगी, तब मुझे पता नहीं क्या हुआ था और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी उसकी वो सब बातें। शान बोला, मुझे और निहाल को लग रहा था कि तू उसे पसंद करने लगा। नहीं नहीं नहीं, पसंद नहीं, प्यार करने लगा है। तभी तो उसके बारे में जब भी बात होती थी, तेरी आंखों में उसके लिए गुस्से की जगह एक अलग ही एहसास दिखता था। कल जब मंदिर में तू उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब लेकर आया था, तब तू प्यार से उसे देखे जा रहा था। किसी भी तरह से ये नहीं लग रहा था कि तू उसके हाथों थप्पड़ खाने से जरा भी गुस्सा है। और जब आज घाट पर तू उसे डांस करते हुए देख रहा था, तो तेरे होठों पर उसे देखकर स्माइल आ गई थी, जो हम दोनों ने देखी थी। फिर थोड़ी देर बाद तूने ये सब किया। अब मुझे यकीन हो गया है कि तू कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई किसी से प्यार करता है तो अपने प्यार के साथ इतना बुरा कभी नहीं कर सकता। रोहन पीछे पलटकर खाई की ओर देखते हुए एरोगेंट टोन में बोला, सही कहा तूने शान, मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि प्यार सिर्फ एक धोखा होता है। हाँ, एक बार के लिए उस लड़की को देखकर मुझे एक अजीब एहसास जरूर महसूस हुआ था, पर मैं रोहन कपूर हूँ, जिसके दिल में ना तो कोई लड़की आ सकती है और ना ही कोई लड़की के लिए कभी प्यार हो सकता है। और अब मुझे तो कोई पछतावा नहीं है। जो मैंने उसके साथ किया वो उसकी सजा थी, जो मैंने उसको दे दी, जिसे वो पूरी जिंदगी नहीं भूल सकेगी। निहाल ने दोनों की बहस से परेशान होते हुए कहा, ये सब जो होना था वो हो गया, अभी तो प्लीज होटल चलो, हमें कल वैसे भी दिल्ली जाना है, तो ये मैटर अपने आप में ही खत्म हो जाएगा।
शान ने निहाल की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, सीरियसली निहाल, तुम्हें लगता है ये छोटा मोटा मैटर है? इस रोहन ने आज जो कुछ भी किया है ना, वो बहुत गलत किया है। इसने आज एक मासूम लड़की के दिल को तोड़ा है और देखना इसकी सजा भी इसे मिलकर रहेगी। एक दिन ये खुद उस दर्द को फील करेगा जो अभी थोड़ी देर पहले इसने उस लड़की को दिया है। उस दिन इसे अपनी उस गलती का एहसास होगा। शान की बात सुनकर निहाल ने शर्मिंदगी से अपनी आंखें झुका ली। तभी वहां रोहन के गार्ड्स की गाड़ियां भी आ गई। वो सभी गार्ड्स जल्दी से बाहर आए। रोहन का पर्सनल गार्ड जिनेश रोहन के सामने जाकर खड़ा हो गया। रोहन ने कहा, हम दिल्ली कल नहीं बल्कि अभी जाएंगे। जल्द से जल्द चॉपर बुलाओ। निहाल ने कहा, लेकिन कल तो हम वैसे भी जा रहे हैं, तो अभी रात को चॉपर से जाने की क्या जरूरत है? रोहन ने सख्ती से कहा, मैंने कहा ना अभी ही जाएंगे। मुझे इस जगह पर और नहीं रुकना। इस शहर में पहले भी बहुत बड़ा दर्द दिया है और अभी भी। वो कहते कहते अचानक से रुक गया और चाहत के बारे में याद करने लगा। उसका चाहत से पहली बार घाट पर मिलना, उसके बाद मंदिर में चाहत का उसके इतने पास खड़ा होना और आज घाट पर उसका चाहत को किस करना। चाहत के जिस्म से आ रही खुशबू उसे जिस तरह से बहका रही थी, वो खुद पर से पूरी तरह से कंट्रोल खो चुका था। फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, 1 घंटे बाद हम दिल्ली के लिए निकलेंगे। जल्दी से अभी होटल चलो। अपनी बात कहकर वो अपनी कार में बैठकर होटल की ओर चला गया। शान और निहाल भी उसके पीछे पीछे अपनी कार में बैठकर चले गए और सभी गार्ड्स भी उन सभी को फॉलो करने लगे। वहीं दूसरी तरफ त्रिवेणी घाट पर बहुत देर तक रोने के बाद चाहत वहीं पर घुटनों के बल चुपचाप बुत बनकर बैठी रही। बारिश अब रुक चुकी थी। तभी एक छोटा बच्चा उसके पास आया और उसके कंधे को हिलाते हुए बोला, दीदी दीदी मेरी बॉल आपके पास है। उस बच्चे की आवाज सुनकर चाहत को होश आया और उसने उस बच्चे की ओर देखते हुए पूछा, क्या कहा आपने? उस बच्चे ने बॉल की तरफ इशारा करते हुए कहा, दीदी मेरी बॉल आपके पास है। चाहत ने देखा कि एक छोटी सी बॉल उसकी गोद में पड़ी थी। चाहत ने वो बॉल अपनी गोद से उठाकर उस बच्चे को दे दी। उस बच्चे ने बॉल लेते हुए चाहत से कहा, दीदी आपको भी किसी गंदे बच्चे ने मारा है जो आपके हाथ पर चोट लग गई और आप यहाँ बैठकर रो रही हो? चाहत ने रोहन के बारे में सोचते हुए कहा, वो तो बहुत गंदा आदमी है जिसने मुझे बहुत दर्द और एक गहरी चोट पहुंचाई है, जिसका ठीक होना भी बहुत मुश्किल है। वो बच्चा उसकी बात न समझते हुए बोला, क्या कहा आपने? चाहत उस बच्चे की ओर देखते हुए उसके चेहरे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, कुछ नहीं, तुम जाओ घर, बहुत देर हो गई है ना। वो बच्चा वहां से अपनी बॉल लेकर मुस्कुराते हुए चला गया। चाहत भी वहां से खड़ी होकर धीरे धीरे घाट से घर की ओर पैदल जाने लगी। चाहत का घर ऋषिकेश। शुचिता जी और दादी लिविंग रूम में बैठे थे। गुड्डी और तन्वी भी उन्हीं के साथ बैठी थी। वो सभी चाहत के घर आने का ही वेट कर रहे थे। शुचिता जी परेशान होते हुए घर के एंट्रेंस डोर की ओर देखते हुए बोली, पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई। आने दो इसे घर पर, मैं बताती हूँ इसे आज। दादी बोली, आ जाएगी शुचिता, इतनी चिंता क्यों करती हो? दोस्तों के साथ है तो टाइम तो लग जाता है ना। शुचिता जी बोली, मैं क्या बताऊं मासी जी आपको, ये लड़की मेरी कभी नहीं सुनती है, हमेशा शरारतें, बदमाशियां और लापरवाही करती है। दादी ने शुचिता जी को देखते हुए पूछा, तुम आखिर चाहत की इतनी चिंता क्यों करती हो? मैं जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ। दादी की बात सुनकर शुचिता जी एक बार के लिए चौंक गई। फिर वो खुद को नॉर्मल करते हुए दादी की तरफ देखने लगी। शुचिता जी ने उदास होते हुए कहा, मासी जी आप तो जानती है ना तन्वी के साथ क्या हुआ था। तन्वी इतनी समझदार बच्ची है, फिर भी इसके साथ इतना बुरा हो गया, लेकिन ये फिर भी संभल गई क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लड़की है। इसने चाहत के लिए और हमारे लिए खुद को संभाल लिया। लेकिन चाहत बहुत भोली है, उसे इंसानों की इतनी परख नहीं है। वो हमेशा हंसती मुस्कुराती और शरारतें करती रहती है, तो उसे लगता है कि बस यही जिंदगी होती है। मुझे डर है कि कोई उसकी ये मासूमियत उससे ना छीन ले, कोई उससे धोखा ना दे दे, वरना वो खुद को नहीं संभाल पाएगी। दादी ने शुचिता जी के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा शुचिता, चाहत भी बहुत समझदार बच्ची है, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा और हम सब हैं ना उसके साथ, उसे कभी कुछ नहीं होने देंगे। शुचिता जी ने उनकी बात से सहमत होते हुए हाँ कहते हुए अपनी पलकें झपका दी। तभी तन्वी ने शुचिता जी से कहा, मासी चाहत अभी तक नहीं आई है, वैसे उसे अब तक तो आ जाना चाहिए था,
वो जानती है अभी आपने उसकी फेवरेट मावा कचौरी बनाई है। वो तो ये सुनकर कब की भागी भागी आ चुकी होती, लेकिन पता नहीं आज क्यों उसे इतनी देर हो रही है। सुचिता जी बोली, पता नहीं कहाँ रह गई है। तन्वी बोली, देखना मासी, आज वो बहुत बीमार पड़ेगी क्योंकि वो अभी बारिश में भीगी होगी और वो भी इतनी ठंड में, और आपको पता है ना उसे ये सब सूट नहीं करता। सुचिता जी चिंता करते हुए बोली, मुझे पता है, तभी तो ज्यादा चिंता हो रही है। तभी वहाँ निशांत भी आ गया। वो भी वहीं उन सभी के पास सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर तक वो सभी आपस में बातें करते रहे। तभी निशांत ने दादी से कहा, दादी, रोहन भाई, शान भाई और निहाल भाई दिल्ली चले गए। दादी ने हैरान होते हुए कहा, रोहन चला क्या इतनी जल्दी और अचानक क्यों? तभी वहाँ किसी के जोर से गिरने की आवाज आई। सभी ने एंट्रेंस की ओर देखा तो वहाँ चाहत फर्श पर बेहोश गिरी पड़ी थी। सभी ये देखकर हैरान हो गए और जल्दी से उसकी ओर दौड़ कर गए। सभी उसे ऐसे बेहोश देखकर परेशान हो गए। निशांत जल्दी से चाहत को गोद में उठाकर उसे उसके कमरे में ले गया और तन्वी ने जल्दी से डॉक्टर को कॉल करके बुला लिया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर वहां आई। उन्होंने चाहत का चेकअप किया और उसकी कलाई से निकल रहे खून को साफ करके उन्होंने उसकी ड्रेसिंग की। डॉक्टर ने सभी को बताया कि उसे हाई फीवर हो गया है, उसी कारण से वो बेहोश हो गई है। फिर डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन लिखकर उन्हें दे दी। निशांत दवाइयां लेने चला गया और डॉक्टर भी चली गई। दादी, तन्वी, सुचिता जी और गुड्डी चाहत के रूम में उसके पास ही बैठी रही। अगले दिन चाहत उठी तो सुचिता जी ने उसे कहीं भी जाने के लिए मना कर दिया और चाहत बिना जिद किए उनकी बात मान गई, क्योंकि वो अभी तक रोहन के दिए गए सदमे से बाहर नहीं आई थी। वो जब से होश में आई थी तभी से खामोश बैठी थी। सभी को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन सभी को लगा उसकी तबीयत खराब है, इसी वजह से वो इतनी चुप है। थोड़ी देर बाद सुचिता जी का एयरपोर्ट जाने का टाइम हो गया। सुचिता जी की खातिर चाहत ने खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। चाहत और तन्वी उनके गले लगकर बहुत रोई, क्योंकि वो पहली बार उनसे इतनी दूर और इतने ज्यादा समय के लिए जा रही थी। सुचिता जी की भी आंखों में आंसू थे। वो भी इन दोनों से दूर नहीं जाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद सुचिता जी एयरपोर्ट के लिए चली गई। निशांत उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने चला गया था। दादी और गुड्डी एनजीओ चली गई। अब घर पर सिर्फ तन्वी और चाहत थी। चाहत और तन्वी दोनों ही तन्वी के रूम में बैठकर बाकी बचे हुए सामान की पैकिंग कर रही थी। तन्वी बेड पर बैठी थी और चाहत चुपचाप अलमीरा से तन्वी के कपड़े निकाल रही थी। तन्वी ने चाहत की ओर देखते हुए पूछा, चाहत, तुझसे एक बात पूछूं? चाहत अलमीरा से ही कपड़े निकालते हुए बोली, हाँ पूछ। तन्वी बोली, अब सच सच बता, क्या बात है? चाहत ने वैसे ही खड़े खड़े कहा, कौन सी बात? तन्वी ने कहा, देख चाहत, अभी घर पर कोई नहीं है, तो जो भी तेरे साथ हुआ मुझे साफ साफ बता दे। मैं तुझे अच्छे से जानती हूँ, तो कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। चाहत अलमीरा से कपड़े निकालते हुए बेड पर रखते हुए बोली, कुछ बात नहीं है, तू बेवजह ही शायद सोच रही है। इतना कहकर चाहत वापस पलटकर अलमीरा के पास जाने लगी। इतने में तन्वी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बेड पर बिठा लिया और उसके चेहरे को अपने चेहरे के सामने करके पूछने लगी, मुझे सिर्फ सच सुनना है। चाहत ने जब तन्वी की आंखों में देखा तो चाहत से और सब्र नहीं रखा गया और वो जोर जोर से रोने लगी। चाहत को ऐसे रोते देख तन्वी को डर लगने लगा और वो उसको अपने गले से लगाकर शांत करवाने लगी। थोड़ी देर रोने के बाद चाहत शांत हुई और उसने तन्वी को मंदिर से लेकर घाट पर रोहन का उसे किस करने तक की सारी बात बता दी। चाहत की बातें सुनकर तन्वी की आंखों में आंसू आ गए और वो उसकी जख्मी कलाई पकड़कर देखते हुए रोने लगी। चाहत जल्दी से उसके आंसू पोंछने लगी और उसके गले लग गई। तभी चाहत के गले लगते हुए बोली, सॉरी चाहत, तेरे साथ इतना कुछ हो गया और मुझ पागल को कुछ भी पता नहीं चला। मैं तेरे दर्द को महसूस भी नहीं कर पाई। मैं तुझे उस दर्द से भी नहीं बचा पाई। मुझे माफ कर दे चाहत। चाहत ने उसके गले लगते हुए कहा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। समझ आई तुझे बात? तन्वी उससे अलग होते हुए बोली, तू मुझसे प्रॉमिस कर, तू कभी अब इस इंसान की वजह से उदास नहीं होगी और ना ही कभी उसकी वजह से आंसू बहाएगी। अगर कभी भी वो इंसान तेरे सामने वापस आ गया तो तू उसकी हरकतों का पलटकर जवाब देगी। प्रॉमिस कर। चाहत थोड़ी देर सोचने के बाद उसके हाथों में अपना हाथ रखकर बोली, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं इस इंसान से ना तो डरूंगी और ना ही उसकी कोई बदतमीजी सहूंगी
और अगर वो मेरे साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे पलटकर जवाब भी दूंगी। इतना कहकर चाहत फिर से तन्वी के गले लग गई। थोड़ी देर बाद उनकी पूरी पैकिंग हो गई। फिर शाम को दादी, गुड्डी और निशांत घर पर आ गए। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो सभी के सभी देहरादून एयरपोर्ट के लिए निकल गए।